बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद पाकिस्तान वापस तशरीफ तो लाए हैं और आने के बाद नाज़रीन कुछ ऐसे मौजज़ात जो है वो दिखा रहे हैं जिनकी कुछ शवाहिद जो है वो माजी में भी देखने को मिले हैं। अब ये मौजज़ात ऐसे हो रहे हैं नाज़रीन जो कि आपको किसी और दूसरे ममालिक में देखने को बहुत ही कम मिलता है। अब काम क्या किए इन्होंने आते साथ ही जो है वो अपने कानूनी जितने भी मामलात हैं वो संभाल लिए हैं। जलसा इन्होंने करके दिखाया और कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा जो है ना तारीखी जलसा इन्होंने किया है, आवाम के एतमाद को वापस पा लिया है। और जो एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्होंने जो है वो जमानत मंजूर कर ली है। बात कर रहे हैं कि मियां साहब की 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है, यानी कि आज की डेट तक। और इसके अलावा नाज़रीन एवनफील्ड रेफरेंस में आपको याद होगा कि 10 साल कैद की जो है वो उनको सजा दी गई थी और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की जो है वो उनकी सजा थी। अब पंजाब की निगरान हुकूमत ने CRPC की शिक 401 के मुताबिक जो है वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो केस उनके ऊपर था इसकी सजा मुअत्तल कर दी गई है। तोशाखाना केस में सरेंडर करने के बाद अब एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख कर दी है और अपीलें बहाल करने के लिए नेब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन ये देखें, ऐसे जो अब इतने क्विकली जो मौजूदात होते हैं ये पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी अदारे और पाकिस्तानी सिस्टम के अलावा कहीं और देखने को मिलता है। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर यही अदारे थे जो 2018 तक इनको इश्तिहार करार देते रहे और आज इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों का भी मुतालबा है कि भाई इतना लाडलापन जो है ना वो हमारे साथ भी किया जाए। इमरान खान को चेयरमैन PTI को जो है वो लाडले का खिताब मिला हुआ था माजी में और अब नवाज शरीफ साहब को लाडला प्लस जो है वो इसका खिताब मिल चुका है। नाज़रीन पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे कि जो केसेस छूमंतर हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, तो इसके इम्पैक्ट कैसे बढ़ेंगे आने वाले कुछ वक्तों में और क्या असरात जो है वो पाकिस्तान पर देखने को मिलेंगे, अपने मोजिज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड नाज़रीन बात करेंगे कुछ सरकारी दस्तावेज़ात मंजर आम पर आ गई हैं जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत जो है वो 870 मिलियन रुपए रखी गई है और 25 से 40 हज़ार रुपये माहाना भर्ती पर जो है वो टीम्स बनाए गए हैं। टैक्स अपीयर का पैसा इस्तेमाल हुआ है। टैक्स अपीयर यानी कि जो आपका और मेरा पैसा है नाज़रीन वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स में से 72% अकाउंट्स का 2021 से पहले PTI की जानिब कोई झुकाव था ही नहीं। ये कागजात जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं और नाज़रीन नो डाउट के चेयरमैन PTI और PTI की जो जमात है एक मकबूलियत जिस तरह से एक तेजी के साथ उन्होंने स्पीड पकड़ी मकबूलियत के एक मीनार पर वो चढ़े, लेकिन अब चूंकि जो मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं तो यकीनन ये बात भी तस्लीम करना पड़ेगा कि जो उनकी मकबूलियत की एक जो स्पीड जो उन्होंने पकड़ी थी अब उसी स्पीड से वो वापस भी आते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या इस बात से हमारे मेहमान जो है वो मुत्तफिक होंगे या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है प्रोग्राम के पहले गेस्ट इज़हारुल हक खान नियाज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है RIUJ के। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साथ ही सैयद हसन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाइन पर, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन यहाँ पर स्टार्ट लेंगे पहले तो हसन साहब से। हसन साहब प्रोग्राम में खुशामदीद और साथ ही फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे वो छूमंतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और देखिए ये बड़ी एक आवाम का जो शऊर है वो 1970s से काफी आगे चला गया हुआ है और हमें एक बड़ी कुछ ग्राउंड रियलिटीज है जिनको हम अभी उनका इदराक नहीं कर पा रहे और वो इतनी बेसिक ग्राउंड रियलिटीज है जैसे कि कॉमन सेंस अक्ल आमा के मतलब इस लेवल की कि जैसे आप कमरे में दाखिल हो और वहाँ पे एशट्रे पे सिगरेट जल रहा हो तो आपको ज्यादा आएगा कि अभी कोई उठ के गया, मतलब इस सतह की कॉमन सेंस एक्टिविटी। वो कहते हैं कि जब अरबाब आला खुदा की रहमत जब उससे गफलत हो जाती है या उससे हट जाती है तो उनको बिल्कुल सामने की चीजें नजर आना बंद हो जाती है। तो हुआ है कि 1970s के बाद से अब तक फर्क पहले हमारे पास कंपैरिजन नहीं थे, हमारे पास तकाबली जायजे नहीं थे। हमारे इस तरह के जो हमारे कौम की
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनते हैं टोटल यूजर्स, तो उनके पास इंटरनेशनल कंपैरिजन मौजूद है। वो ये देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। पहले ये कंपैरिजन मौजूद नहीं होता था, अब है। तो हम ये नहीं कर सकते। नंबर वन। एक दूसरा पॉइंट ये है कि कोई जो मियां साहब ने जो बयानिया क्रिएट किया और वो सारा एक्सपेक्टेड था, मतलब बच्चे की जुबान में था। मैं खुद से बात नहीं कह रहा, गली मोहल्लों पे, फुटपाथों पे, थड़ों पे, बैंगलों में कोई भी बंदा जिसका हमारी पब्लिक के साथ डीलिंग है, जो कि आम आवाम में उठता बैठता चलता फिरता, दुकानों से चीजें खरीदता, जिसके घर बार्बर नहीं आता बल्कि वो बार्बर की दुकान पे जाता है, मैं काम से कह रही हूँ। तो जब वो लोगों से मिलता है तो ये सारी असेसमेंट आवाम की जुबान से आपको मिलेगी। वो एक बच्चा भी आपको बताएगा कि इसका एक्सपेंड क्या है, अब क्या होने जा रहा है। तो ये मैं बात खुद से नहीं कह रहा, बल्कि एक तमाम आवाम का एक 10 में से 8 अफराद जो है वो ये बात कह रहे हैं कि मेरे साथ के सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, उनको बिल्कुल दूध की तरह खुला साफ शफाफ पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको हमारे सामने एक नए वज़ीर आज़म कैंडिडेट के तौर पर कैंडिडेट किया, बल्कि बीजेपी आवाम तो ये कहती है कि उन्होंने हमारे सारे बैठाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन साथ एक बात वो ये होता है कि जी इसको अल्लाह ही अब देख सकता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यह कि ये दिस इज द टोटल पिक्चर फॉर मियां साहब जो कि आवाम के पास मौजूद है। ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। नियाज़ी साहब नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब, प्रोग्राम को खुशामदीद फरमाइएगा। जैसे कि हसन साहब ने कहा कि उनको बिल्कुल जो नहीं तमाम तर केसेस खत्म हो जाएंगे, एक फरिश्ता वो बना के जो नहीं सामने पेश किया जाएगा। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अब चौथे वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ जो बनने के ख्वाहिशमंद हैं, मुकम्मल होगा उनको ये ख्वाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। इशू ये है जी कि हम करंट सिनेरियो पे हमेशा बात करते नज़र आते हैं, उसका जो मेमोरी फाइल्स हैं उस पे हम तवज्जो नहीं देते। क्या आप ये नहीं समझते कि ये बयानिया बनाया गया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा पेपर से लेकर, और फिर एक हाइप क्रिएट की गई थी, और जब वो हाइट क्रिएट कर ली गई तो उसके बाद एक चोर का बयानिया जो है वो शुरू कर दिया गया। अब जो इस तमाम बयानिए के पीछे जो कुव्वतें थीं उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि ये हमारा दिया गया बयानिया था और हमने ये बयानिया ख़ुद वायरल किया था और पब्लिक में इसको इस इंटरेस्ट के साथ लाए थे कि वो इस मामले को हमारे नज़र से देखें जिस तरह हमने इसको प्लीड किया है। अब जब सिनेरियो चेंज हुआ और जिनको चोर कहा गया, उसके बाद खान साहब की हुकूमत आई और खान साहब की हुकूमत में भी बहुत से ऐसे चोर फिर निकल आए कि जिनको आज चोर कहा जा रहा है। जहाँ तक बात नवाज शरीफ साहब की है, मैं ये समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी जब उन्हें उतारा गया तो उनके साथ ज़्यादती की गई, और अब अगर ज़्यादती ऐसी ही है ना कि जब आप किसी पनामा पेपर्स पे आप देख लें कि पूरी दुनिया में कितने लोगों को सज़ा हुई है, सिर्फ नवाज शरीफ ही क्यों। देखें, जब कोई लॉ वायलेशन होती है या कोई गैर कानूनी अमल होता है तो उसमें कोई एक शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, वो एक पूरी रजीम होती है, एक पूरी चेन होती है। तो उस चेन पूरी को सज़ा दिए बगैर एक बंदे पे फोकस करके उसको सज़ा दी जाए और उस बयानिए को प्रमोट किया जाए। तो जो नवाज शरीफ साहब जो ये 3-4 साल नहीं आए और अब जो आए, तो उनकी डिमांड भी बयानिया बनाने वालों से यही थी कि जो मेरे ख़िलाफ़ आपने झूठा बयानिया बनवाया था उसको ख़त्म भी आप ही करवाएंगे। उनके लिए अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे सोशल मीडिया है, जिन्होंने बनवाया अब उनसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। मतलब कि डील हुई है ना, डील के तहत देखें जी, पाकिस्तान में डील के बगैर तो आप एक मीटर नहीं लगवा सकते। सीनियर क़यादत इनकार कर रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई है। देखें जी, डील तो तब होगी जब अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि अवाम को रिलीफ दिए बगैर इस वक्त किसी किस्म की भी कोई डील कामयाब होती मुझे नज़र नहीं आती। आप अपने तौर पे वो डील कर सकते हैं, लेकिन अवाम में जब वो डील जाएगी तो बुरी तरीके से पिट जाएगी। उसकी वजह यह है कि अवाम इस वक्त रिलीफ के लिए खड़ी है, जो ताजर बरादरी है वो रिलीफ के लिए खड़ी है, जो एलीट क्लास का जो हमारा इन्वेस्टर है वो रिलीफ के लिए खड़ा है। अगर रिलीफ नहीं दिया जाता तो हर किस्म का बयानिया मुस्तरद कर दिया जाएगा। ठीक है जी। हसन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नियाज़ी साहब की, इत्तेफाक करेंगे? अब मैं एक मामले पे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक आप आवाम के लिए एक बल्कि ऐड कर दीजिएगा जेन्युइन रिलीफ,
तक आ जाए, टिप्पण 2.5 को ऊपर लेकर चले गए और आप 20 रुपए कम करके कहते हैं रिलीज कर दिया। तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। आपसे लोग रोटी खाते हैं, बच्चों की फीसें देते हैं, बयानियां नहीं खाते। बयानियां नहीं स्टेटमेंट जमा नहीं कराते हैं स्कूल की फीस में या बैंडों के किराए में या लाहौर पिंडी कराची की ट्रांसपोर्ट के वोचर्स जो है वो अखबारी स्टेटमेंट या अखबारी सोशल मीडिया के प्रिंट आउट्स नहीं देते, वो कैश देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की जरूरत है। जब तक जेन्युइन रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है, एक तरफ हम दुनिया भर के लिए पेट्रोल से लेकर दूसरी तरफ हमारे को 2-2.5 लाख गाड़ियां हैं जो सरकारी खर्चों में चल रही हैं। हमारे अरबों रुपए के बजट से है वो जी बोगरी किस्म के ऐसे जलसे में जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप जेन्युइन रिलीफ कैसे दें, आप ये देखिएगा हिस्ट्री है। ठीक है, अगेन फिर वही बात है कि फिर आप लोग कहते हैं कि 2017 से कंपेयर करें, जो 2017 कोई कुरानी को अगर यहाँ से कंपेयर करना है, आप फिर आप कंपेयर करें 2011 से, फिर आप कंपेयर करें मुशर्रफ के जमाने पेट्रोल क्या था, फिर आप 2000 से कंपेयर करें, चले एक पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ले लें, 2001 की बात करें, और उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ। ठीक है, 2017 क्यों? फिर वही बात है कि मेरे जो मोटे 5-10 सवाल है, पाकिस्तान में कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बने? नंबर 1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक क्रिएट हुआ। आप अपने घर का आप ये सोचिए ना कि आप अपने घर की बिजली एक छोटे से जनरेटर पेट्रोल पे नहीं चला। ठीक है, आप इसी के केस को लार्ज स्केल कर लीजिएगा। मैं इकोनॉमी का थोड़ा स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आप पूरे मुल्क की लार्ज स्केल कर लें। आपके मुल्क दुनिया भर में जो एक्सपेंसिव क्लीन इलेक्ट्रिसिटी थी आपने वो लोगों को लगा, और आप कहते हैं खाने लगाए, आप कहते हैं इकोनॉमी डेवलप हो। जब तक अकेले मेरा याद रखिएगा, जब तक कोई ये लोग कुछ टॉफियां लॉलीपॉपों से अवाम नहीं मान रही है, उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। आपने 40% पॉपुलेशन को गुर्बत की लकीर नीचे गुज़िश्ता 18 महीने में नीचे लेकर आ गए। आपको मेरे ख्याल में अराउंड 15 से 18% का इंक्रीज हुआ है गरीब अवाम की डेफिनेशन में एज पर द यूएन, जो कि गुज़िश्ता और जो पोस्ट हो गए उनकी तकरीबन 1/3 से लेकर हाफ इनकम उड़ गई है। मतलब उड़ गए, उन्हें सलवात इकोनॉमिक्स को कहता है रियल इनकम। मतलब अगर आप तनख्वाह 1 लाख रुपया महंगाई 50% तो आपकी एक्चुअल तनख्वाह 50,000 रुपए, तो अवाम की एक्चुअल तनख्वाह जो है उड़ गई है, वो 50% चली गई है, उड़ गई है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और आप कभी उनको जलसे दिखाते हैं, कभी आप उनको अपने बैरियर दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। आपको जेन्युइन सॉलिड वो किसी के पास है ही नहीं है। हमारे पास ले जाके डॉक्टर साहब है जिन्होंने गुज़िश्ता 12-18 महीने में जो सत्यानाश इकोनॉमी का किया, बेसिकली वो जो अब देखिए फिर वो बात है, लुक बैक एंड कनेक्ट द डॉट्स। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और नुक्से ढूंढते हैं। तो हसन साहब, डॉक्टर खान साहब की बातें करो, समझ तो ठीक है हसन साहब, आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि नियाज़ी साहब के एक पॉइंट से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उनको हमने गलत साबित करना है, आए गलत साबित करते हैं, तो लेट्स डू समथिंग पॉजिटिव जो कि जेन्युइनली लोगों के लिए कुछ हो। वो उसकी पॉलिसी के टेबल पर रखते हैं तो लोग टॉपिक ना लोगों को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हसन साहब आपने कहा कि एक पॉइंट पर तो मैं 100% जो है वो इत्तेफाक करूंगा, तो कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में इत्तेफाक नहीं करेंगे अभी नियाज़ी साहब की गुफ्तगू पे? आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपके समय मेरा आपसे एक सवाल था कि आपने कहा कि एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मैं नियाज़ी साहब से 100% इत्तेफाक करूंगा, जो जेन्युइन रिलीफ की बात की है। तो जो नियाज़ी साहब की बाकी कौन से ऐसी गुफ्तगू है जिस पर आप इत्तेफाक नहीं करेंगे? जी देखिए, वो मेरी से पहले तो बात हो रही है, आपका क्वेश्चन भी है। देखिए बात ये कि पनामा हो जाए या जो कुछ भी हो जाए, हम इस बात को दलील नहीं बना सकते कि जब एक शख्स सजा, ठीक है, एक चोर कोई भी है, मतलब मैं बिया साहब की बात नहीं कर रहा, मतलब लेट्स से कोई शख्स गलत काम करते हुए पकड़ा गया, वो क्या बाकियों को नहीं पकड़ा आपने, मुझे क्यों पकड़ लिया? इसके दलील हमारा दीन, हमारा शरीयत, हमारा आइन, उनकी फ्लॉज हो सकते हैं, बाकी लोगों की खुशकिस्मती हो सकती है, कानून का हाथ ढीला हो सकता है, लेकिन जो पकड़ा गया है वो ये कभी भी नहीं कह सकता कि चूंकि आप मतलब आप अपने घर की मिसाल है, आपका नौकर चोरी करते हुए पकड़ रहे, वो ये कह सकता मुझे छड़ देती कि वो जो बाकी वजह भी कर रहा थी, भी कर रहे थे, तो नहीं, आप ये दलील उसकी मानेंगे। तो जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, दूसरी बात जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं ना, वो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि उनकी जो चोरी होती है वो या उनकी जो करप्शन होती है वो ऐसा नहीं होती कि महकमा सदाद जैसे वो सदाद रिश्वत वाले 5,000 के 50 जो टैग लगे हुए नोट उनकी जेब में डाले, उनको छापा इंस्पेक्टर ने 17 ग्रेड के ऑफिस कर लिया। ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, आपका जवाब मिल गया मुझे। कि आप उनके लिविंग स्टेटस को देखते हैं कि उनके जो उनके स्टेटस है, जो उनकी जिंदगी का वो उससे मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट नियाज़ी साहब, ठीक है, जो मैं क्या कहूँ उस पे कि जी जिस फ्लैट में आप रह रहे थे आप उसकी बड़ी ट्रेल दे देते, सही है। मतलब
बहुत सारे ये वो क्वेश्चन हम ये आप अगर ठीक है, नियाज़ी साहब भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे नियाज़ी साहब? जी देखिए, 70s से आप ले लें तो आपको नज़र आएगा कि एक हुकूमत की जानिब से काला धन वालों को एमनेस्टी दी जाती है, और 70s के अखबार उठा लें, वहाँ आपको हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात मिलेंगे। और मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि खान साहब की हुकूमत में भी एमनेस्टी दी गई। अब मामला ये है कि जब काले धन और चोरों की बात हो रही है तो जो बड़े चोर होते हैं उन्हें तो हुकूमत एमनेस्टी दे देती है, उनको तो रिलीफ फराहम करती है कि भाई आप अपना काला धन सफ़ेद कर लें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस अपना पैसा जो है वो सर्कल में ले आएँ। तो ये मामला जो था, अगर खान साहब ना करते तो मैं समझता कि खान साहब की हुकूमत जो थी वो बाकी हुकूमतों से एक मुख्तलिफ हुकूमत होती। लेकिन खान साहब ने भी कंस्ट्रक्शन पे एमनेस्टी दी, और इसी तरह तमाम जो हुकूमतें हैं वो अपने अपने दौर में किसी न किसी हवाले से काले धन वालों को, ये मैं बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि जिनके पास काला धन था, चोरी का माल था, टैक्स चोर के पैसे थे, उन तमाम लोगों को रिलीफ दिया गया एमनेस्टी के तौर पे। तो फिर मैं इस चीज़ की तो मुखालफत करता, आपको ठीक ही मैं समझता हूँ, मैं मेरे मुताबिक मैं ठीक हूँ कि आप एक प्राइम मिनिस्टर को उठाते हैं, पनामा केस पे उसको उतार देते हैं, एक चोर का बयानिया बनाते हैं, एक नई हुकूमत लाते हैं, और फिर वहाँ पे एक तोशा खाना, वो हमारे ही एक जर्नलिस्ट भाई थे जो तोशा खाना के हवाले से जिन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन से रब्ता किया और ये तमाम चीज़ें लाई। तो बात चोर का कहते हैं, किसी के लिए जब आप गड़ा खोदते हैं तो फिर खुद उसमें गिरते हैं, उसी बयानिए में वो खुद फिर आखिर में घिर गए। चलें, अगर अब तो अगर नाइंसाफी हुई थी तो अब उसका अजाला तो किया जा रहा है ना? देखें जी, ये अजाला नहीं है, ये तो वो मैं अब हसन साहब की इस बात से इत्तफाक करूंगा कि अब कोई बंदा जो है अब वो वक्त गुजर गया, 70s से बाहर निकल आए। जब आप इस किस्म के बयानिए बनाएंगे तो हुकूमत जो मर्जी कर ले, अवाम उसको रद्द करेगी। मैं अक्सर आजकल अपने दोस्तों से कहता हूं कि जैसे चाइना की हर चीज़ हर घर में मौजूद है, इसी तरह खान का एक वोट लाजमी तौर पे हर घर में मौजूद है। तो वो खान के लवर्स हैं जो बहुत, वजह ये है कि बहुत ज़माने तक सिर्फ 2 शख्सियात रहीं, 2-3 शख्सियात जो हमारे मुल्क को लीड करती रहीं। हमें एक नया लीडर चाहिए था जो खान की सूरत में आया, लेकिन खान साहब से भी यही गलती हुई कि उन्होंने ऐसे इलेक्टेबल्स, जो इलेक्टेबल्स एक लफ्ज़ है ना, उन इलेक्टेबल्स ने, मैं समझता हूँ कि तरीके इंसाफ की नैया डबो दी। अगर खान साहब अपने ही लोगों को फ्रंट पे लाते तो हो सकता है वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकते। सिलेक्शन में थोड़ी सी कोताही रही, लेकिन अभी जो कुछ सरकारी दस्तावेजात बाहर आए हैं, नियाज़ी साहब क्या कहेंगे? क्योंकि सरकारी पैसा इस्तेमाल किया गया अपनी प्रमोशन के लिए, प्रोपेगेंडास के लिए, और दीगर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं मंजरेआम पर हैं। तो ये करप्शन है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब की हुकूमत कोई दूसरी हुकूमतों से मुख्तलिफ नहीं रही। नहीं, आप समझते हैं कि हुआ होगा ऐसा? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आप क्या समझती हैं कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खत्म करके मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों बना रहे थे? ये 2 अरब रुपए का बजट किस लिए बनाया जा रहा था? इन यूट्यूबर्स के लिए बनाया जा रहा था, सहाफियों के लिए नहीं बन रहा था। हो सकता है आप और मैं तो उस कैटेगरी में फाल ही ना करते जिस कैटेगरी पे वो सिस्टम बनाया जा रहा था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो चाइना सेंटर है इधर हमारे पास, ये चांदतारा के करीब, आप चले जाएं, वहां करोड़ों रुपए लगा के वो सेटअप बना दिया गया है, और अब वो सेटअप को धूड़ और मट्टी चाट रही है। तो ये किसका नुकसान हुआ है? ये तो कौम का नुकसान हुआ है, अवाम का नुकसान हुआ है। एक प्रोजेक्ट जो तकरीबन 99% अपलोडिंग पे जाके करप्ट कर दिया गया। वजह क्या थी? क्योंकि मामला ये था कि एक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसको खत्म करके एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के पैमरा उन तमाम चीजों को जम करके अपने लोगों को नवाजने का जो एक कोशिश थी वो 99% अपलोड होने के बाद करप्ट हो गई। आप खुद सोचें, अब कोई भी बंदा जाए, मैं ओपनली आपको कहता हूं कि जाएं चाइना सेंटर, देखें कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके अब वो वहां पे एज इट इज पड़ा है ना, तो वो कहते हैं कि किसी इस्तेमाल में है अभी, और ना ही उसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहा जा सकता है। ये सोशल मीडिया स्कैंडल के बाद क्या चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत में कमी आएगी? देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जो खान साहब की मकबूलियत है ना, वो इन चीज़ों से डैमेज नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि खान के पास सपोर्टर नहीं है, लवर्स हैं। तो जो लवर होता है ना, वो उसकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। वो जिससे लव कर रहा होता है ना, उसकी अच्छी बुरी बात को वो बॉदर ही नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि ये मेरा, मैं इससे चाहता हूँ और मैंने इसको फॉलो करना है। ठीक है हसन साहब, अभी जो सोशल मीडिया स्कैंडल जो है बाहर आया है, इसके ऊपर क्या आपका तज्जिया होगा?
ये जो नैनी साहब की बड़ी खूबसूरत बात थी कि खान साहब के जो है वो लफ्ज़ है, वो जो माँ भी अपने बच्चे से मोहब्बत करके उसका कोई ऐप नजर नहीं आता। देखिए हमारा काम होता है अपने आप को एक जितनी रियलिस्टिक पिक्चर अपने आप को जज्बात से अलग करके प्रेजेंट करने की, तो ये बात दुरुस्त है। और उस वक्त भी जब खान साहब अपनी मकबूलियत की रूज करती है पॉलिटिकली उसमें थे, लेकिन जब पैसा इक़्तिदार थे तो एक लीडर का एक बड़ा बुनियादी फर्क होता है जो कि मुझे लगता है कि उनसे मिस हुआ, तो ये कि एक लीडर को जिन लोगों ने घेर के रखा होता है उनके कंधों से ऊपर उठ के देखना कि कौन से लोग जो अलग बैठे हुए हैं जिनके पास उनसे बेहतर आवाज, बेहतर मशवरे, बेहतर खुलूस नियत और बेहतर सारी चीजें मौजूद है। तो ये जैसा आपने दूसरी बात करवाई कि जो इलेक्टेबल्स है, एक खासदार की बड़ी गलती थी, पुरानी बात हो गई लेकिन गलती थी, उसका अंदाजा को बदलना पड़ा। तो आपने नोट किया कि वही लोग जो इलेक्टेबल्स थे वो बहुत जल्दी सबसे पहले कश्ती से उतरने वाले और बचा में 80-90% वही था जो उनकी कश्ती से उतर गए और उन्होंने अपने हालात को बदल के अपनी साइड से डील कर दी। चक्कर ये कि जो आपकी द्वारा सोशल मीडिया है इसका अगर आप मैं थोड़ा सा इससे इन्वॉल्व करता हूँ कुछ इसके हवाले से करते रहता हूँ, तो इसका आप कैसे क्या एनालिसिस करें। आप देखिएगा कि कुछ हुकूमती महकमे है तो एक पोस्ट 30 सेकेंड 2 मिनट आधे घंटे के अंदर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 70,000 75,000 ऑर्गेनिक कमेंट्स आ रहे हैं। दुनिया की कोई सोशल मीडिया मशीनरी ये काम नहीं कर सकती और इसके लिए आपको ह्यूज बजट चाहिए जो पीडीए के पास कभी नहीं था, ना है ना होगा। इतना ह्यूज बजट कि आप वो देखिए बॉट्स को भी टाइम लगता है। बॉट्स एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक कमेंट्स नहीं कर सकते। 70-80-75,000 यहाँ के कुछ खास इदारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कमेंट्स ऑफ करना पड़े। इसका मतलब है कि एक बड़ी कॉमन में आपसे बात अर्ज करूंगा कि जिस तरह से कोई अवाम अपनी रियासत के खिलाफ नहीं लड़ सकते, इस तरह रियासत भी अपने अवाम के खिलाफ नहीं लड़ सकती। ये भी इस बात को याद रखिएगा कि क्या है। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम वाइंड अप करने जा रही हूँ। आखिरी सवाल सुन लेना। वो 25 के लगे वो कवर करती है, जब तक तो आप ऐसी लड़ाई लड़ना चाह रहे हो भी बयानिए की लड़ाई। ठीक है हसन साहब, ये बताइएगा मौजूदा सूरत हाल में क्या पीटीआई की मकबूलियत जो है कम हुई है? अब मैं पीटीआई की जमात की बात कर रही हूँ। नहीं कम हुई। देखिए वो कहते हैं खान साहब भी पीटीआई है। ठीक है आप उसका किसी लोग पुलिस से ना बंदा रख ले, वो कर ले, आप उसका चीज कर रखते हैं, उसका कोई बना दे, कमाल बना दे, उसका पंखा बना दे। लोगों ने अभी तक फॉलो वो पुराने जमाने चले गए कि लोग ठीक है, पुराने जमाने चले गए लोग जो गले में और किताब और कुरान के इंतखाबी निशानात पे फैन वो डिफेंस नहीं कर सकते थे। और गली मोहल्लों में आप जाए, छोटे देहातों में गोठों में जाए, आपको अंदाजा होगा कि थिंग्स आर चेंज्ड नाउ। खान साहब को जब तक आप खान साहब को खान साहब की कमी होगी ना कुछ और होगी, वो सब खड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जमात वहीं से शुरू हो जाएगी। ठीक है नियाज़ी साहब, आखिरी सवाल आपसे भी प्रोग्राम वाइंड अप करना है। क्या अभी जो मौजूदा सूरत हाल है बताइएगा, पीटीआई की जमात की मकबूलियत कम हुई है? पीटीआई इस वक्त ना आपको कहीं नजर नहीं आ रही बतौर जमात। खान ही हो रही है, जिधर भी आप जाएंगे आपको खान की बात नजर आएगी। पहले ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक अपने मतलब है कि क्वेश्चन आंसर्स होते थे और वहाँ पे बहस व मुबाहिसा भी होता था, लेकिन अब वो भी ना होने के बराबर है। इनके जो काउंसलर्स लेवल के लोग थे, जो यूनियन काउंसिल सतह पे मैं बात लेकर जा रहा हूँ, यूनियन काउंसिल सतह पे इस वक्त ये 0 पे आई हुई है जमात की। जहाँ तक बात है, जहाँ तक खान की बात है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जमात हमेशा जो है उसके कुछ SOPs होते हैं, वो उसी तरह से चलाई जा सकती है। तो तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि बतौर जमात इस वक्त 0 पे खड़ी है। खान साहब की मकबूलियत और खान साहब का वोट बैंक और खान साहब के लवर्स एक मायने ज़रूर रखते हैं, लेकिन किसी भी इलेक्शन में जाने के लिए किसी भी वो एक अलग बात है, लेकिन खंबे के साथ आपको अपना पोलिंग एजेंट भी बिठाना होगा, आपको अपने वर्कर्स भी खड़े करने होंगे जो वोटरों को लेकर आएंगे। ज़्यादातर वोटर जिनके पास वसाइल होंगे वो तो खुद आके डाल देंगे, लेकिन हमारा जो वोटिंग का सेटअप है, जो SOP है कि वोटरों को घर से जो उम्मीदवार होते हैं वो खुद लाते हैं और ले जाते हैं। अगर ये वाला SOP पर अमल दरामद ना हुआ तो खान के वोट ज्यादा होने के बावजूद भी कास्ट नहीं हो सकेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका, हसन बुखारी साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की कि नवाज शरीफ साहब को जो लाडला प्लस का खिताब दिया जा रहा है किस हद तक दुरुस्त है और आने वाले वक्तों में
क्या मंजर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाजरीन जो सोशल मीडिया स्कैंडल पीटीआई का मंजरेआम पर आया है, इससे चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत पर क्या जो है वो इफेक्ट होगा, और इसके अलावा पीटीआई की जमात के हवाले से आज हमने बात की। सो इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।